सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं अब झारखंड बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का सेट 1 का सॉल्यूशन आराम से सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ से फुल डिटेल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्व होगा प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेट 1। बात करते हैं सेट 1 का क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टाइम डे घंटे का, फुल मार्क्स 40 मार्क्स हम सॉल्व करेंगे, है ना। ये हमारा सेक्शन ए है। कॉमेंट सेक्शन से आप वीडियो को पॉज करके देख लेना बाद में, है ना। कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 से 10 क्वेश्चन होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें से आपको सिर्फ कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 1 मार्क्स के लिए। सेक्शन बी में आपको क्या करना है, सेक्शन बी में आपको 8 से 14 क्वेश्चन, इसमें भी 7 क्वेश्चन है जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन पे आपको मिलेगा 3 मार्क्स। सेक्शन 3 में बात करेंगे तो सेक्शन 3 में आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। इन 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। ठीक है, तब तक क्या है कि पहले इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताओ। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, देखो इस चीज को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, थोड़ा देखना। क्या इस चीज को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, 2/cos²x, है ना। इसको हम अलग कर लेते हैं, इसको लिखते हैं 3sin x/cos²x इंटू dx, है ना। इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं dx। ठीक है, इसके आगे क्या सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं 2sec²x। ठीक है, माइनस इस टर्म को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 3sin x/cos x, है ना, cos²x। तो ये बन जाएगा 3 एक sin x/cos x बन जाएगा हमारा tan x, और नीचे एक cos x का टर्म बच जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा sec x। ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब दोनों को चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसको चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग। तो ये हो जाएगा dx माइनस, और ये हो जाएगा dx। 2sec x हो जाएगा, 2sec x का होता है tan x ना, पता है आपको, -3, और tan x इंटू sec x का होता है sec x। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन 2 में, इसमें हमसे पूछा गया फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इस फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है ना, यानी d⁴n y बाई dx⁴n। यहाँ पर n को कहते हैं हम ऑर्डर, यानी जो देखो सबसे ज्यादा टर्म n किसका जाता है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ 1 होगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर कौन है, नहीं मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 2। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक, अब बात करते हैं इसकी डिग्री कितनी है ना। तो देखो जो सबसे बड़ा जिसका ऑर्डर था उसकी पावर कितनी है। ठीक है, यहाँ देखो सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर d² बाई dx² है। ये इसके ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर तो इसी की है। और इसका पावर तो कितना है, पावर पर कितना होगा, 1 होगा। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑर्डर जिसका होगा उसी की डिग्री हम चेक करते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, है ना। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर हमें प्रोजेक्शन बताना है। ठीक है, तो वेक्टर का हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रोजेक्शन ऑफ, है ना। इसको बताना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर हमें प्रोजेक्शन बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट बना लो। वेक्टर में पढ़ोगे डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, है ना। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना। ए ऑन बी का बनाएंगे तो नीचे भी आएगा। अगर बी का ए पर बनाते, है ना, बी का ए पे बनाते तो नीचे ए आ जाता। ठीक है, तो ए डॉट बी कर लो तो ए की वैल्यू कितनी है ना, ए की वैल्यू लिख लो 2i प्लस 3j प्लस 2 के डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका आपको बी के साथ। बी की वैल्यू है 2i प्लस 2j प्लस के। ठीक है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 2 का देखो कोएफिशिएंट कितना है 2, जिसको करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस अगला टर्म बी के लिए क्या है, फिर से 2 है, तो फिर से करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, अब के का यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो उसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, इसमें क्या होता है, सॉल्व करने पर क्या होता है, कौन कौन सा टर्म मल्टीप्लाई होता है, तो ये इस टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 4 प्लस ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 6, और ये 2 यहाँ पर एक 1 टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2। ठीक है, बस ऐसा ही मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड बाय नीचे का टर्म कर लेना तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9, वैल्यू हो जाएगी 12/3,
और आंसर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, कितना जो हो जाएगा पोजीशन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। क्या इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज 3 - 2, 6 बी ए, देन वेक्टर ए बताओ। तो देखो वेक्टर ए को हम यानी ए को हम किसी चीज का पोजीशन वेक्टर अगर 3, 2, -2 और 6 दिया है तो इस वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं, तो लिख लो 3i -2 के आगे लगा लो j, ठीक है, प्लस 6 के आगे लगा लो k, है ना। ये हो जाता है ये वेक्टर। ठीक है, इसका मैं पूछा मैग्नीट्यूड बताओ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वैल्यू होता है √ऑफ, अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट चेक करते जाओ एक एक करके, है ना। यहाँ पर क्या है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या है विथ साइन लिखना -2 है ना, लिखेंगे -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 6 तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यू की तो हो जाएगा 9 + 4 प्लस हो जाएगा ये 36। ठीक है, पूरी सॉल्व करना, ये आ जाएगा आपका 49 और 49 का होता है 7, यानी इसका मैग्नीट्यूड का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है वो 7 आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, है ना, 2 - 1 एंड -2 देन डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन, ना इसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो देखो अगर हमें डायरेक्शन रेशियो दिया है ना, इसको हम डिनोट करते हैं मान लो डी आर से, डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या क्या गिवन है मैं देख लेते हैं। तो 2, -1, -2। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको हम एज्यूम कर लें कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2, अगर डायरेक्शन रेशियो a b c है तो a की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन को हम डीसी से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है a अपॉन √ऑफ a² + b² + c²। ठीक है, कॉमा b अपॉन √ऑफ a² + b² + c², कॉमा c अपॉन √ऑफ a² + b² + c²। करना क्या है, बस वैल्यू को पुट करना है। तो a की वैल्यू है 2, डिवाइड करते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ भी कर लोगे, है ना। 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -2 -1, हो जाएगा -1। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, नीचे के टर्म को अभी नहीं लिखेंगे ना, बाद में लिखना, तो क्यों लिखते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसकी वैल्यू सॉल्व करना तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 1 + 4, है ना। ये वैल्यू हो जाएगी 2/3, है ना, क्योंकि √ नीचे 9 आ गया, हो जाएगा 2/3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/3, क्योंकि नीचे का टर्म तो सब में से कॉमन है ना, सेम है, लिखिए -2/3, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/3, -2/3। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यही होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन, है ना। डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा ना, यानी यहाँ से सकते हैं फाइनली ये हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा 2/3, -1/3, -2/3। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट का हमें बताना है डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते हैं, तो देखो हमें ए गिवन है, ठीक है, ए गिवन है और हमें गिवन है बी। ठीक है, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो। ठीक, और डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो में मैंने अभी बताया था ना, डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते हैं, डी आर। डायरेक्शन लिखने का तरीका होता है कि x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ना, ये डायरेक्शन रेशियो लिखने का तरीका होता है। अब ये x1 x2 क्या क्या है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये इन a का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा x1 y1 z1, और b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2, z2। ठीक है, तो पहले में लिखा है z2 - z1, तो z2 x2 - x1, x2 हो गया -1 और x1 की वैल्यू है 1। ठीक है, देख लेना अच्छे से, y2 की वैल्यू है -2 और माइनस हो जाएगा, और y1 की वैल्यू है 2। ठीक है, z2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, और z1 की वैल्यू है -3। ठीक है, यहाँ से करके सॉल्व करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो जो आएगा वो हो जाएगा हमारा -2, -4, 4। ठीक है, ये आ गया हमारा डायरेक्शन रेशियो, है ना, डायरेक्शन रेशियो आ गया। वही मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू हो जाएगी -2/√ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर
ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर, जो हमारा डायरेक्शन रेशियो आया था, क्या कहते हैं, उसी से निकालते हैं हम। ठीक है, कॉमा आगे का भी टर्म चलेगा। ठीक है, आगे टर्म को हम अभी क्या लिखेंगे, -4, ठीक है, कॉमा 4, है ना। अभी इसके नीचे कुछ लिखना मत, है ना? क्यों बता रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो, किसी एक को सॉल्व कर लो, सबकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करना, ये हो जाएगा हमारा 4 + 16 + 16, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगी -2 और नीचे का टर्म आ जाएगा हमारा 36, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा -2/6, यानी इस वैल्यू को लिख सकते हैं -4/6, ठीक है। यानी इस सब सारा टर्म 6 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सभी का सेम है ना, इक्वल है, इसलिए सबको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी यहाँ से लिख सकते हो -1/3, कैंसल आउट करोगे, इस चीज को आप लिख सकते हो -2/3, ठीक है, और इस टर्म लिख सकते हो आप 2/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन आएगा वो क्या होगा, -1/3, कॉमा -2/3, कॉमा 2/3, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पी ए है ना, ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है ना। पी ए गिवन है, पी बी गिवन है ना, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। तो पूछा बताओ पी ए बाई बी क्या होगा। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। चलो आपने पढ़ा होगा पी ए बाई बी, ठीक है। पी ए बाई बी को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, पी इंटरसेक्शन बी के लिए कितनी गिवन है, देखो ये गिवन हमें 4/13, ठीक है। और पी बी के लिए गिवन है देखो 9/13, ठीक है। 13 से 13 जाएगा, वैल्यू आएगी फाइनली 4/9। पार्ट बी पूछा हमसे, बताओ पी बी बाई ए, है ना। तो पी बी बाई ए में क्या लिखते हैं, तो ऊपर का न्यूमरेटर सेम होता है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है और डिवाइड बाई पी ए हो जाता है ना। जो नीचे होगा ए, वही चीज यहाँ भी आता है ना, पी ए, बी था तो बी आ रहा था, ठीक। चलो इसकी वैल्यू गिवन थी हमें 4/13 थी। अब देखो पी ए कितना गिवन है, पी ए गिवन है हमारा वो 7/13 गिवन है, ठीक है। 13 से 13 जाएगा, वैल्यू आएगी 4/7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं हम इसके सेक्शन नंबर बी में, यानी पार्ट बी, ठीक है। तो आपको सेक्शन ए में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, वो आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। मैंने यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन बी में, कह रहा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, है ना। तो देखो इस टाइप का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे इसका cos का पावर 4x, इसका हमें इंटीग्रेशन पता नहीं होता है, ठीक है। तो बड़ा लंबा मेथड है इसको सॉल्व करने का, है ना, लेकिन करना है प्रैक्टिस के लिए। तो हमें चीज एक फॉर्मूला पता है ना, कि अगर 1 + cos 2x की वैल्यू और डिवाइड बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारी cos²x, ठीक है। तो यहाँ से इस टर्म को हम क्या सकते हैं, है ना, इस टर्म को हम इस पूरे टर्म को लिख पाएंगे cos² x का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। इसको यहाँ से क्या लिख पाओगे, इसको लिख पाओगे cos² x की वैल्यू मैंने अभी वहाँ लिखी है साइड में, क्या लिखा है, cos2x/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। इसको एक्सपैंड कर लेना, तो 1/2 का स्क्वायर, वो यानी 4 बाहर आ जाएगा, वैल्यू बच जाएगा, इसका स्क्वायर करना तो हो जाएगा 1 + cos² 2x + 2 cos 2x, है ना। इसको मैंने a + b का होल स्क्वायर से एक्सपैंड किया है, ठीक है। सॉल्व कर लेना, ठीक। इसकी वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 प्लस, फिर देखो यहाँ cos² 2x है ना। तो देखो एंगल ना जस्ट क्या होता है, डबल होता है ना। यहाँ पर एंगल x था, तो एंगल क्या होता है 2x। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब इसको क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे फिर से क्या, कि 1 + cos 2x का हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस 2 cos 2x और होल dx ना, ये टर्म होगा पूरा। इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 1/4, इसको इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा का पूरा टर्म इसमें एक ले आएंगे हम 2 ना। इसको लिख सकते हो चाहे तो आप चाहे तो एलसीएम ले लो सबका 2, ठीक है। 2 एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 2 + 1 + cos 4x + 4 cos 2x dx। देखो कैलकुलेशन करने का तरीका अपना अलग अलग हो सकता है
है ना, यहाँ तक हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/8, बाहर कॉमन ले लो। अब इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 3 प्लस कॉस 4x प्लस 4 कॉस 2x। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/8, इसको इंटीग्रेट करना, 3 का हो जाएगा 3x, कॉस 4x का हो जाता है साइन 4x डिवाइड बाई 4। ठीक है, प्लस 4 कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, एंड प्लस सम कांस्टेंट c। इसको सॉल्व करना तो हो जाएगा 3/8x, यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा हमारा साइन 4x बाई 32 ना, 1/8 हमने सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 2 से डिवाइड हो गया था। ठीक है, और नीचे 2 आ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 2/8 ना, ये 2/8 बनेगा, और 2/8 को लिख सकते हैं 1/4। तो हो जाएगा साइन 2x/4 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। आते क्वेश्चन पर हम बात करते हैं 9 की, है ना। अब इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है ना, इंटीग्रेशन। देखो ये जो मॉडल पेपर आया है झारखंड बोर्ड का, बड़ा ही अच्छा मॉडल पेपर है ना, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यानी हर सेक्शन का क्वेश्चन टच किया गया है, और मैक्सिमम आपको क्वेश्चन दिखेगा कि आप इंटीग्रेशन डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रल करके चल जाओ, वहां से 20 क्वेश्चन तो वहीं से आ रहा है। 20 क्वेश्चन 35 यानी 40 में से 22 से 23 मार्क्स तक का क्वेश्चन सिर्फ इंटीग्रेशन से ही है। यानी इंटीग्रेशन बड़ा अच्छे से करके चलाओगे तो मैथ में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये मैक्सिमम क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ही पूछा गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन में आता नहीं है ना, सिंपल नहीं है। इस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं कि लेट, है ना, किसको एज्यूम करते हैं कि लेट साइन इनवर्स x को अगर हम t एज्यूम कर ले, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन t की वैल्यू x होगी। अब ये साइन इनवर्स x की वैल्यू 2 है, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे ना, इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। ठीक, अब क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन में हम सभी की वैल्यू पुट करते हैं ना, इसे हमने i एज्यूम कर लिया था। अब यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट करो, तो x की वैल्यू कितनी है, साइन t, साइन इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी t, और वहाँ पे जो x लिखा, x बन जाएगा हमारा साइन t ना। ऊपर देखो सब मैंने वहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, और dx अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा dt। ठीक है, एक लाइन में सॉल्व करोगे यहाँ तक पहुंच जाओगे। अब हो गया, इसके बाद अब इसको हम सॉल्व कैसे करें ना, तो हम एक रूल पढ़ते हैं, आईलेट का फॉर्मूला पढ़ा है ना, आईलेट ना, तो इनवर्स लॉगरिथमिक अरिथमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, है ना। इसमें हम कैसे फंक्शन 1 और फंक्शन 2 डिफाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम कैसे चीजों को हम डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कि पहला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है टी, टी कैसा फंक्शन है, टी एक अलजेब्रिक फंक्शन है। हाँ, तो इसे मानेंगे हम इक्वेशन 1। साइन टी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको मानेंगे ना, इसे मानेंगे हम फंक्शन नंबर 2। तो इसे लिखेंगे कैसे, है ना, यानी टी हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा 2। ठीक, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इसके इंटीग्रेशन का तरीका होता है आई इज इक्वल टू होता है, इसमें क्या कहता है कि पहले, है ना, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को एज सच लिख लो, यानी टी को एज सच लिख लो, और इंटीग्रेट करो किसको, सेकंड फंक्शन को। सेकंड फंक्शन कौन है हमारा, साइन टी डी टी। ठीक, सो सेकंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया, माइनस, अब कहता है इंटीग्रेशन ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन को करो डिफरेंशिएट। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा टी इंटू, है ना, एक इंटीग्रेशन बाहर पहले आएगा, उसके बाद आता है अंदर वाले में क्या करो, सेकेंड टर्म को फिर से इंटीग्रेट कर दो। सेकेंड टर्म था हमारा साइन टी टी टी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी टी साइन टी डी टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी। ठीक, माइनस डी टी बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 1, और इस साइन टी डी टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस टी। ठीक है, इंटू डी टी, एक टर्म आएगा अभी डी टी का टर्म एक और आएगा ना, क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेट होगा तो बाहर एक डी टी का टर्म और आएगा। अब आगे बात करते हैं आगे, है ना, क्या करना है इसके बाद। ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी। ठीक, ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
cos t dt, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो जाएगा माइनस टी cos t, ठीक है, इंटू में, और cos t का क्या जाता है, cos t का हो जाता है हमारा sin t, है ना, ये हो गया हमारा sin t प्लस सम कांस्टेंट c। अब देखो फिर से, और t को हमने क्या जूम किया था ना, अब देखो t को हमने क्या जूम किया था, t इक्वल टू था साइन इनवर्स x, तो इसको लिख लो माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। cos t को कैसे निकालोगे, तो cos t को आप लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, प्लस साइन टी को हो जाएगा x, साइन टी को हमने x माना था, प्लस c, यानी यहां से लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स x इंटू लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन टी की वैल्यू एक्स थी, प्लस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का, है ना। डिटेल सॉल्यूशन है, एक एक स्टेप को देखो और अपना नोट्स जरूर बनाना, लिखते रहो कॉपी में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो ना ऐसे आपको लगोगे सॉल्व नहीं होगा, ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है ना, स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है, जिसको आप नॉर्मली सॉल्व करोगे तो शायद ना हो पाए। तो स्पेशल टाइप का फंक्शन क्या है ना, एक प्रॉपर्टी होती है ना, उसको पहले देख लो वो प्रॉपर्टी होती क्या है। कहता है कि अगर e टू द पावर x, है ना, इंटू एफ एक्स प्लस क्या रहे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव रहे और dx, इस टाइप के टर्म को अगर हम इंटीग्रेट करा रहे हैं तो इसकी वैल्यू इंटीग्रेट करने के बाद क्या जाती है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, है ना। अगर ऐसा टर्म रहेगा तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने पर हम ये चीज लिख सकते हैं ना, ये एक प्रॉपर्टी है ना, इसको हम यूज करेंगे। तो अब देखते हैं क्या, सबसे पहले तो इसको हमने आई मान लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें हम, है ना, देखो ये प्रैक्टिस करोगे तो ही क्वेश्चन आएगा ना, ये तो ऐसे सिर्फ क्वेश्चन देखने से समझ नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, हम ये रखिए अगर 1/x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, देखो, है ना, अगर 1/dx को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इसकी वैल्यू जाती है 1 बाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को अगर आप ऐसे डिफरेंशिएट करोगे ना तो ऐसा चीज देख सकते हो ना, ऐसा चीज हो सकता है, ठीक है। तो क्या काम करना है, हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं कि 1/x था और नीचे अगला टर्म हमें 1/2x² दिख रहा है, और यहाँ भी डिफरेंशिएट करने पर कुछ ऐसा टर्म आता है, यानी हम कुछ ऐसा काम अभी करने वाले हैं, है ना। काम कैसे करेंगे, देखो हम एज्यूम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं लेट 2x इक्वल टू टी, ठीक है। 2x इक्वल टू टी है तो इसको कर लो आप डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। और चाहे तो आप लिख सकते हो कि dx की वैल्यू dt बाई 2 होगी, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू को रखते जाते हैं ना, यानी अब i की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, i की वैल्यू लिख सकते हैं लिमिट, वो अच्छा, अब देखो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा ना। देखो जब x की वैल्यू 1 थी, ठीक है, 2x इक्वल टू टी माना हमने ना, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो t कितना मिल जाएगा, t मिल जाएगा 2, और जब x की वैल्यू रखना 4, अपर लिमिट 2, तो t की वैल्यू मिल जाएगी 4, है ना। तो लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ, 2 से हो जाएगा अब ये 4, क्योंकि अब हमने x को t में कन्वर्ट कर लिया है। अब इससे क्या होगा, हमने ऐसा क्या, इससे करने से क्या होगा, तो 1/x को हम क्या लिख पाएंगे, 1/x को अब हम लिख पाएंगे 1 बाई, है 1/x को हम लिख पाएंगे 2/t, ठीक, माइनस हाफ अलग लिख लो, और 1/x² को हम लिख पाएंगे, है ना, ये हो जाएगा 2² बाई t², है ना। कहाँ से रख रहे हैं, यहाँ से वैल्यू रख रहे हैं सबकी, है ना, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, जो पहला इक्वेशन नंबर 1 में जो इंटीग्रेशन था उसको रख रहे हैं, ये टर्म हो जाएगा। और टर्म क्या था, e टू द पावर 2x, तो 2x हमने क्या मान रहा है t, और dx क्या आया, अभी dx की वैल्यू आई है ऊपर देखो dt/2, t हो जाएगा dt/2, ठीक। इसको क्या सॉल्व करते तो हो जाएगा 2 से 4 लिमिट, इस वैल्यू को रखो और थोड़ा और सॉल्व करते तो हो जाएगा 2/t माइनस, है ना, 2 से एक 2 जाएगा ऊपर, बन जाएगा 2/t² इंटू e टू द पावर t, है ना, और dt/2, ठीक है। देखो ये 2 से 2 सबका चला जाएगा ऊपर, ये 2 तो कांस्टेंट है तो चला गया बाहर, खत्म हो गया, बच गया क्या, 2 से 4 1/t माइनस 1/t² और e टू द पावर t इंटू dt,
ठीक। अब देखो इस चीज को, ये जो हमारा टर्म आया ना, इस टर्म को थोड़ा सा आप चाहो तो कंपेयर करो इस वाली इक्वेशन से, है ना। क्या ऐसा टर्म दिख रहा है, e टू पावर x है और 1/t को आप डिफरेंशिएट करोगे तो -1/t² आएगा, है ना। तो इसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं ना कि इस चीज को अगर कंपेयर करें, है ना, तो लिखना यूजिंग, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो, है ना। तो यूजिंग इक्वेशन 2, क्या लिखना, यूजिंग मत करो, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 2, ठीक है। इसको लिख लेना ना, एग्जाम में लिखोगे तभी फुल मार्क्स मिलेगा। लिखना कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 2 से अगर कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, दिख रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/t और एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है -1/t²। तो देयरफॉर जो इंटीग्रेशन हम करेंगे इसको डायरेक्टली हम और क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं e टू द पावर t इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है 1/t, ठीक है। तो ये लिख पाएंगे डायरेक्टली 1/t। लिमिट कहाँ से कहाँ, तो लिमिट भी लगा लो 2 से 4, अब रख लो। पहले अपर लिमिट रखोगे तो हो जाएगा e टू द पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट लगाओ तो हो जाएगा e टू द पावर 2/2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। बात समझ आ गई, चैप्टर पढ़ा होगा आपने तो प्रैक्टिस कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 तक कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 ने कहा है कि इस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, पहले देखते हैं। तो यहाँ पर बड़ा स्पेशल फंक्शन है ना, इस चीज को डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक हमने एक आपने इक्वेशन पढ़ा होगा ना, देखो जैसे मान लो इस चीज को अगर हमने आई कहा तो इस आई को हम लिख सकते हैं π/6 से π/3 तक इंटीग्रेट करना है। और इस देखो इस tan x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाई अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक। इस चीज को आप कह सकते हो, इसको लिख सकते हो π/6, लिमिट लगा लो π/6 से π/3, ये टर्म हो जाएगा ऊपर कॉस एक्स बाई ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कर लो, ठीक है। अब एक स्पेशल फंक्शन होता है, एक एक प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को याद रखो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि अगर a से b तक किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं एफ एक्स को ना ds के रिस्पेक्ट में, तो क्या था इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, a से b लिख लो और f इंटू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x इंटू dx के इक्वल होती है ना, इन दोनों का लिमिट इक्वल होता है। तो क्या इसी इक्वेशन 1 में जो हम i की वैल्यू को क्या पुट कर लेते हैं, जहां पर x है वहां क्या लिख लेंगे, है ना। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको चाहो तो हम लिख सकते हैं π/6 से π/3 ना। अब देखो क्या करते हैं, ऊपर में था cos x, इसको लिखेंगे cos x और x से क्या लिख लेंगे π/3 प्लस π/6 माइनस x लिख सकते हैं, डिवाइड बाई नीचे भी सेम काम करेंगे तो नीचे लिखेंगे हम cos π/3 प्लस π/6 माइनस x, ठीक है, प्लस इसको और क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट ऑफ साइन, है ना, साइन π/3 प्लस π/6 माइनस x इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं। इसको लिखने पर देखो क्या बन जाएगा, है ना। ये देखो ऊपर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ साइड में, देख लो π/3 प्लस π/6 को ऐड करने बन जाता है π/2, ठीक है। तो ऊपर का जो टर्म बन जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा cos π/2 माइनस x और नीचे का टर्म बन जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ cos π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस x इंटू डी एक्स, ठीक। इस टर्म को और कह सकते हो cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये ऊपर टर्म हो जाएगा हमारा साइन x और नीचे का टर्म हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस साइन 90 में थीटा होता है cos थीटा, तो हो जाएगा cos x dx, ठीक है। ये भी हमारा इंटीग्रेशन सेम होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, 1 और 2 दिखे, दोनों को ऐड कर लो, है ना। क्या करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2
दोनों को ऐड करते हैं तो आई आई दोनों के लेफ्ट में था तो आई आई हो जाएगा 2i, और इन दोनों को सॉल्व करना, सॉल्व करने पर क्या आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएगा, बन जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या, वन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू की बच जाएगी 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 से ऊपर देखना, ऊपर पाई बाई 3 है ना, ऊपर पाई बाई थ्री है ना, ये सारे लिमिट लिखते चले जाना है ना, यहाँ से पाई बाई 6 से पाई बाई 3 ना, लिमिट को लिखते चलना है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा dx, यानी 2i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, लिमिट लगा लो कहाँ से कहाँ, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, दिस इंप्लाइज हो जाएगा कि 2i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, यहाँ से 2i की वैल्यू हो जाएगी, है ना, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 करना, ये आ जाएगा हमारा पाई बाई 6, तो दिस इंप्लाइज ये 2i की वैल्यू थी तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 इंटू 6, तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 12, है ना, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। प्रोसेस टेस्ट में मैंने कैसे कैसे गए थे ना, देखो हम पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे, फिर यहाँ के बाद हम कहाँ गए थे, यहाँ के बाद हम यहाँ गए थे, है ना, उसके बाद ये स्टेप हमारा चलता आ रहा है स्टेप, है ना, ये स्टेप चलते आए हैं, ठीक है, तो स्टेप भी थोड़ा देख लेना ना, स्टेप कहीं गड़बड़ मत जाना, कहीं से कहीं मत पहुँच जाना, है ना, तो हम यहाँ से स्टेप चलते हैं ऐसे आते हैं। चलो क्वेश्चन हो गया हमारा 11, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लेट ए, है ना, दो हमें वेक्टर दिया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं बताऊंगा शॉर्ट तरीका, अगर आपको वेक्टर का कंसेप्ट बड़ा अच्छे से क्लियर होगा, नहीं होगा तो आप लॉन्ग प्रोसेस में चले जाओगे, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। एक्चुअली ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में होना चाहिए था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है ये ना, तो ऐसे क्वेश्चन से बचना है। कह रहा है मेरे पास टोटल वेक्टर कितने हैं, ए बी सी डी, है ना, देखो वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, और वेक्टर डी हमसे पूछा गया है ना कि पॉइंट पर वेक्टर बी, सच दैट कि ए और बी दोनों किसके परपेंडिकुलर है, जो वेक्टर डी है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है, और सी और डी का डॉट प्रोडक्ट कितना है, 15 है, ठीक है। तो हमें पता है कि डी क्या है, परपेंडिकुलर किसके है, ए और बी दोनों के, ठीक है। तो अगर दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से ना, अच्छे से रखना कि क्या वेक्टर डी को ये सम कांस्टेंट के इक्वल टू ए क्रॉस बी कर सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर होता है डी के परपेंडिकुलर, ठीक है, हमसे पूछा गया है डी के परपेंडिकुलर है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम कहते हैं वो के टाइम्स है। हाँ, देखो ऐसा कैसा, ये शॉर्ट तरीका है बड़ा, नहीं लिख सकते हैं, के कांस्टेंट के हो गया। अच्छा, ए क्रॉस बी को लिखने का तरीका होता है, आई लिख लो, जे लिख लो, के लिख लो, ठीक। अब ए का क्वेश्चन लिखते जाओ, है ना, ए का कितना है 142, क्या लिखेंगे 142, बी का कितना कितना है, देखो 3 -2 और 7, ठीक है, यानी वेक्टर डी को हम यहाँ से लिख सकते हैं, वेक्टर डी को लिख सकते हैं के टाइम्स, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका पता है, पहले क्या करेंगे 4 इंटू 7, ये हो जाएगा 28, माइनस 2 इंटू -2, है ना, देखो एरो 2 -2 हो जाएगा -4, -4 और माइनस मिलकर बन जाएगा हमारा +4, ठीक है, आई कैप माइनस, अब लिखते हैं जे को निकालना है तो 1 इंटू 7 करो, देखो कैसे 1 इंटू 7 क्रॉस, तो कितना हो जाएगा 7, माइनस, अब ऐसे करो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, इसको लिखेंगे वेक्टर जे, प्लस, अब के निकालना है तो क्या करेंगे 1 इंटू -2 हो गया -2, फिर बीच में लिखते हैं साइन माइनस, और 3 इंटू 4 होता है हमारा 12, ये हो गया वेक्टर के। यहाँ सॉल्व करके तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से सॉल्व करते हो जाएगा के इंटू, ये हो जाएगा 32i, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस जे, 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, तो हो जाएगा माइनस जे, और ये वैल्यू हो जाएगी -14 के ना, के हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये कुछ हमारा वेक्टर डी है, ठीक, फर्स्ट पार्ट तो यहाँ हुआ। अब सेकंड टेंशन कुछ और किया है, उसने कहा है
कि सी डॉट डी की वैल्यू कितनी है 15। तो सी वेक्टर कहाँ है हमारा, देखो सी वेक्टर दिया है 2i माइनस जे प्लस 4k, ठीक है। इसका लगा लो डॉट प्रोडक्ट के साथ डी के साथ, डी के लिए कितनी है तो सम कांस्टेंट के रख लो बाहर, और क्या आया था 32i माइनस जे और माइनस 14k, ठीक है। इसकी वैल्यू कितने इक्वल है 15 के इक्वल है, ठीक है। अब इस के को तो बाहर लिख लो ना, इस के को हम क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, इस के को क्या करो पहले बाहर कर लो। अब मल्टीप्लाई करो, 2 से 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, -1 से -1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। -1 से आप -1 को यहाँ पर कर लोगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा +1, और 4 से -14 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -56। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 15 के। इस ब्रैकेट वाले पूरे टर्म को सॉल्व करना, ठीक है, दिया जाएगा 9, यानी 9k की वैल्यू कितनी इक्वल है 15 के। दिस इंप्लाइज k की वैल्यू हो जाएगी 5/3। तो k कितना आ गया 5/3 आ गया। तो वेक्टर d क्या आया था, ये तो हमारा वेक्टर d था, और हमें k की वैल्यू मिल गई। तो वेक्टर d हो क्या जाएगा, वेक्टर d की वैल्यू हो जाएगी 5/3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी हो जाएगा 5/3 32i माइनस जे माइनस 14k, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 160/3i माइनस 5/3 जे माइनस हो जाएगा 14 इंटू 5 होगा 70, यानी -73/k, है ना। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर डी, और यही हमसे पूछा गया था। देखो सबसे शॉर्ट तरीका यही है निकालने का, नहीं तो निकालते रह जाओगे ए बी और सी की वैल्यू आपसे वहाँ पर एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल ले आएंगे, वो कैलकुलेट करते रह जाएंगे, और कैलकुलेट करते रह जाओगे हो नहीं पाएगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे शॉर्ट तरीका है ना, इसको याद रखना, ये शॉर्टेस्ट तरीका है ना, ये शॉर्टेस्ट मेथड है निकालने का, अगर आपको बड़ा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13 की। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस है ना, दो लाइन है उसके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। देखो ये क्वेश्चन है क्या बड़े अच्छे से, तो दो एंगल के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो देखो जब भी हम कुछ ऐसा फैक्टर लिखा होता है ना, कोई लाइन का इक्वेशन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, है ना, यहाँ पर a और b क्या होगा, ये दो वेक्टर है। इसका मतलब क्या होता है कि एक लाइन r है ना, एक लाइन r है जिस पर एक पॉइंट a है ना, जिस पर पॉइंट एक a है, ठीक है। और ये जो लाइन है एक दूसरी लाइन ना, एक दूसरी लाइन जिस पर पॉइंट b होगा, है ना, इस लाइन का नाम क्या होगा लैम्डा होगा, इसके क्या होगा ये पैरेलल होगा, क्या होगा ये जो लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है r प्लस एक b का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अगर हमें दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है ना, तो क्या करते हैं, जो ये लाइन और एक और लाइन दिया होगा, मैंने आर की वैल्यू दूसरी गिवन थी, तो एक ये वैल्यू और इन दो वैल्यू, ये दो भी क्या होंगे, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो एंगल यानी हम लिख सकते हैं, पहले लाइन को हम सकते हैं r1 इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और जो दूसरा हमारा लाइन है r2, उसको लिख लो ऐसे कि a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। और अगर एंगल फाइंड करना है तो एंगल फाइंड आउट करने का तरीका होता है cos थीटा, है ना, याद रखना cos थीटा की वैल्यू क्या होती है वेक्टर b1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर b1 इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b2, है ना। ये होता है cos थीटा निकालने का तरीका। b1 और b2 की वैल्यू देख लो क्या क्या है, तो देखो हम यहाँ से लिख लेते हैं। b1 हमें गिवन था कितना, b1 हमें गिवन था i माइनस जे माइनस 2k, ठीक है। और b2 क्या गिवन था हमें, b2 गिवन था हमें 3i माइनस 5j माइनस 4k, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर 1 होगा, तो पहला तो हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 3 हो जाएगा 3 प्लस -1 और -5 हो जाएगा 5 प्लस -2 और ये -4 है ना, -2 और -4 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 8 डिवाइड बाय वेक्टर बी का निकाल लो डॉट प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो,
तो हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा टर्म हमारे पास था वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड निकालना, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू करके क्या करना है, बस सॉल्व करना है। ये वैल्यू का करना 16 आ जाएगा, नीचे वैल्यू कैलकुलेट करोगे, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 + 1, है ना, इसको कैलकुलेट करना, तो ये हो जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा √6, और ये वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगा 16 + 25 + 9, है ना, ये हो जाएगा √50, ठीक है। इसको सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 16, 6 को लिख सकते हैं आप, √6 लिख लो, इसको लिख सकते हैं 5√2, ठीक है, इंटू, इसको और सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो 16/10√3, ठीक है। 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये बन जाएगा 8/5√3, है ना। तो यही है cos थीटा की वैल्यू, है ना, यानी थीटा क्या है, दोनों लाइन के बीच का एंगल है, यानी ये r और दूसरा लाइन r है, उसके बीच का एंगल है। cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 8/5√3, और चाहो तो लिख सकते हो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8/5√3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13, है ना। तो जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है 3D, है ना, 3D लाइन का 3D क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, इन वेक्टर फॉर्म में भी नहीं पढ़ा है, ये वेक्टर फॉर्म है लाइन का, तो उनके लिए क्या है, उनको ये प्रोसेस आप बाद में भी देख के समझ जाओगे, है ना, बाद में जब कुछ चैप्टर पढ़ लोगे तो भी समझ जाना, है ना। तो एंगल क्या निकालते हैं, एंगल हमेशा सिर्फ कैलकुलेट करते हैं किस किस के बीच का, इन दोनों के बीच का निकालते हैं ना, बस ये दो वैल्यू होती है, ये B1 और B2 होता है, ठीक है। ये होता है हमारा B1 और सेकंड इक्वेशन होता है हमारा B2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, है ना। ये क्वेश्चन 14 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एज्यूम दैट each born child is equally likely to be a boy or girl। कह रहा है किसी फैमिली में लड़का या लड़की होने के चांसेस इक्वल होता है, 50% चांस है, यानी अगर कोई बच्चा होगा तो या वो लड़का पैदा होगा या फिर लड़की पैदा होगा, ठीक है। दोनों का चांस कहता है हमेशा इक्वल होता है ना, अलग अलग नहीं होता, इक्वल चांस होता है। कह रहा है कि इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, कह रहा है किसी घर में 2 बच्चे हैं, तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ दैट बोथ आर गर्ल्स, है ना। किसी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो दोनों दोनों जो बच्चे हैं वो क्या है, गर्ल्स है। गिवन दैट, है ना, उसमें भी गिवन क्या है कि पहला बच्चा जो यंगेस्ट गर्ल है वो जो यंगेस्ट है, मतलब जो सबसे छोटा है वो गर्ल हो, या कम से कम एक गर्ल हो, ना। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, बस आपको समझाने के लिए, है ना, नहीं तो समझ जाएगा तो आप एग्जाम में जल्दी कर सकते हो ना। और नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शनल होता है, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जिनको समझ नहीं आता एग्जाम में, इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो ना। तो साथ में से आपको 5 ही करना है, तो इस क्वेश्चन को चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो। समझो क्या कर रहा है। मान लो एक घर में 2 बच्चे हैं, अब बताओ दोनों बच्चे की क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, दोनों बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं। तो हो सकता है पहला बच्चा भी बॉय हो और दूसरा बच्चा भी बॉय हो, ऐसा हो सकता है घर में, ठीक है। यानी या एक गर्ल है और एक दूसरी भी गर्ल है, ऐसा हो सकता है, ठीक। अब सैंपल स्पेस क्या हो, सैंपल स्पेस कहते हैं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो क्या क्या हो सकता है कि पहला बच्चा भी, पहला मतलब जो बड़ा बच्चा उसको हम B1 से लिख रहे हैं, छोटे बच्चे को हम B2 से लिख रहे हैं। तो हमने कहा पहला बच्चा भी बॉय, दूसरा बच्चा भी बॉय हो सकता है घर में। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि पहला बच्चा जो जन्म लिया था, बड़ा बच्चा, वो बॉय था और दूसरा बच्चा हो गया गर्ल्स। 2 का मतलब होता है छोटा, 1 मतलब बड़ा, तो पहला बच्चा बड़ा होगा तो गर्ल्स, जो दूसरी बच्ची है वो, जो लड़की होगी वो छोटी होगी, बी, उसे लिखेंगे हम G2। ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा है वो भी गर्ल्स है, यानी पहला जो बच्चा है वो भी गर्ल्स है, जो दूसरा बच्चा हुआ वो भी गर्ल्स है, ठीक। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला बच्चा तो गर्ल हुआ लेकिन दूसरा बच्चा क्या हो गया, बॉय हो गया। तो ये 4 तरीके से हो सकता है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4, है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया। कह रहा है कि गिवन दैट दोनों बच्चे हैं, है ना, तो लेट कहते हैं इसको लिख लेते हैं ए का मतलब क्या है कि बोथ आर क्या है, दोनों क्या है, गर्ल्स है ना, बोथ द चाइल्ड गर्ल है, ठीक है। बी लिखते कंडीशन क्या है कि जो हमें कंडीशन 1 गिवन इसको मानते हैं ना, बी लिखते हैं वो क्या कि यंगेस्ट इज गर्ल, यानी यंगेस्ट चाइल्ड क्या है, वो गर्ल है,
यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल, जो हमें दो कंडीशन गिवन है, यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल, ठीक है। ये जो पहला वाला कंडीशन था इसको मान लेते हैं, और एक कंडीशन 3C मान लेते हैं। इसको क्या लिखते हैं कि एटलीस्ट वन इज गर्ल, है ना। तो ये क्या है, तो C क्या है हमारा, एटलीस्ट वन गर्ल, नहीं वन गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल, यानी एटलीस्ट वन चाइल्ड इज गर्ल। इसको ऐसे लिख लो, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज गर्ल, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज गर्ल। बात को समझना अच्छे से, थोड़ी छोटी बातों को। अब देखो, अब मुझे बताओ, टोटल यहाँ पर 4 कंडीशन मैंने लिखा था, है ना। देखो यहाँ ध्यान देखो, मैंने टोटल 4 कंडीशन लिख के रखी है, ठीक है। बताओ इसमें से कि एक ही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि दोनों बच्चा गर्ल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी देख लो प्रोबेबिलिटी कितनी है, पीए की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो G1 G2 एक ही कंडीशन हो सकता है जब दोनों बच्चे गर्ल हो, तो ऐसा होने का चांस एक है, ठीक है। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है टोटल में से, यानी 4 में से एक ही बार हो सकता है ये चीज गर्ल हो, ठीक। बात करते हैं सेकंड। देखो ये भी शॉर्ट तरीका है मेरा ना, इसको और भी एक लॉन्ग तरीके से जाते हैं, पूरा फॉर्मुला बेस्ड, हम लोग उससे नहीं जा रहे हैं। बताओ बी, बताओ यंगेस्ट गर्ल इज चाइल्ड, दूसरा बच्चा गर्ल है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कितनी बार ऐसा हुआ है कि दोनों बच्चे क्या है वो चाइल्ड हुए हैं ना, दूसरा बच्चा सिर्फ गर्ल है। तो कंडीशन कितनी है, G2 यही दो कंडीशन है जहां पर दूसरा बच्चा कौन है, वो गर्ल है, 2 क्या है दूसरा बच्चा, और वो क्या है गर्ल है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2 बार चांस है, और कितने में से 4 में से 2 बार चांस है कि जो दूसरा बच्चा हो वो गर्ल हो, ऐसा हो सकता है। सी क्या है, एटलीस्ट वन गर्ल इज चाइल्ड, कम से कम एक बच्चा हमारा गर्ल्स हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो एक गर्ल्स कहाँ कहाँ हो सकता है, कम से कम एक हो, 2 भी हो सकता है चलेगा, लेकिन एक तो होना ही होना है, एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो यहाँ भी है कि कम से कम एक है, चलो यहाँ तो 2 हो गए, कोई बात नहीं, कम से कम एक तो है ही ना, 2 भी हो सकता है, और यहाँ भी एक गर्ल्स है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3, कितने में से 4 में। बात समझ आ गई, ये कंडीशन हो सकती है। हमसे पूछा है कि बताओ कंडीशनल क्वांटिटी, बताओ कि यंगेस्ट गर्ल, यंगेस्ट जो बच्ची है वो क्या है, गर्ल है, गिवन दैट, है ना। दोनों दोनों बच्ची एटलीस्ट एक गर्ल होनी चाहिए, यानी जो छोटी बच्ची है वो गर्ल होनी चाहिए, यानी छोटा बच्चा वो गर्ल होना चाहिए। कंडीशन ये गिवन है कि दोनों गर्ल्स है ना। तो इसको लिखते हैं ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि P, है तो क्या लिखेंगे, P B/A, है ना। क्या लिखूंगा, इसको कुछ ऐसा लिखना है ना, कि B के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना। फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, तो P, इसको ऐसा लिख लो, तो पहला पार्ट कर रहे हैं हम ना, अब हम यहाँ से कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्या कर रहा है कि यंगेस्ट गर्ल इज चाइल्ड, तो हमें क्या चाहिए, यंगेस्ट गर्ल चाइल्ड चाहिए, यानी हमें बी पूछा है, गिवन दैट ए तो होना ही है, क्या कह रहा है, ए तो होना ही है, ठीक है। इस टाइप से कंडीशन है। तो देखो इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, इसे कंडीशन प्रोबेबिलिटी ये होती है, लिख लो कि पी एटलीस्ट गर्ल चाइल्ड है, गिवन दैट, किसमें से, कि दोनों बच्चा, जो गिवन दैट कि दोनों क्या है, गर्ल्स है। तो एक बच्चा होने का चांस कितना है, कि कम से कम एक, ये जो दोनों गर्ल चाइल्ड है, ऐसी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/4 आई थी, ठीक। और दोनों गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, वो हमारी, ठीक है, वो कितना आया था हमारा, दोनों गर्ल्स हो, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा अंतर है ना, कह रहा है कि दोनों गर्ल्स है ना, यानी दोनों क्या है, गर्ल्स है, गिवन दैट, यानी पी ए पूछा है, गर्ल्स है, गिवन दैट कि एटलीस्ट तो गर्ल है ही, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 2/4, 2 से 2 जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1/4, है ना। देखो ये शॉर्ट तरीका है ना, थोड़ा सा समझोगे तो समझ आएगा। दूसरा कह रहा है कि बताओ दोनों गर्ल्स हो, गिवन दैट क्या होना चाहिए, गिवन दैट एटलीस्ट एक गर्ल है, एटलीस्ट एक गर्ल है। तो उसकी, तो एटलीस्ट एक गर्ल, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, PC, और PA कितना आया था मेरा 1/4, ठीक है, डिवाइड बाई PC कितना आया था
3/4, 4 से 4 गया, आंसर आ गया 1/3, है ना। तो ये 2 पार्ट हमसे पूछा गया था, या तो थोड़ा सा चीजों को अच्छे से समझना, अच्छे से समझोगे तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, है ना। और थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ चेक कर लो अच्छे से, यहाँ में थोड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या था, पीए की वैल्यू कितनी आई थी 1/4 और पीबी की वैल्यू आई थी 2/4, है ना। तो 4 से 4 जाएगा तो आएगा 1/2, है ना। कैलकुलेट कर लेना, ये 1/2 है और 1/3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बहुत अच्छे से अगर आपको नॉलेज है प्रोबेबिलिटी का तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन को बड़ा टाइम देकर सॉल्व करना, ठीक है। बाकी हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया मैथमेटिक्स सेट ए का सेक्शन ए और सेक्शन बी पार्ट कर लिया, ठीक है। तो मैथ का भी वीडियो हम जल्दी जल्दी चाहेंगे कि हम अपलोड करें, तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कर लेना, ताकि हम वीडियो जल्दी से जल्दी आपको हम प्रोवाइड कर सकें, ठीक है।